रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं पार्टिसिपल इन्फिनिटिव, वेयर इन्फिनिटिव और जीरेंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 12 के लिए, उसका यह पार्ट 4 है। 3 अपलोड कर चुके हैं। आपको पता है कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे V1 मान लीजिए कि ऑप्शन देता है गो, तो 2 + V1 हो जाएगा, जिसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन 2 + V1, तीसरा V3 गॉन हो जाएगा, और चौथा जो है वर्ब में ing मतलब गोइंग। यह 4 फॉर्म में आपका ऑप्शन दिया जाता है। तो हम देखेंगे कुछ रूल्स हैं जिसको आपको पालन करना होगा, जानकारी लेनी होगी कि किस रूप में कौन स्थिति में वर्ब के रूप जो है सो होंगे। तो हमने चर्चा किया था, इसके पहले 39 क्वेश्चन तक की चर्चा हो चुकी थी। 40 में देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे है फॉरबिड, जिसका दूसरा रूप होता है फॉरबिड, तीसरा रूप फॉरबिडन होता है। तो फॉरबिड, अलाउ, परमिट, एडवाइज, इनकरेज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इनवाइट, फोर्स, कंपेल, टेल, परसुएड। परसुएड मीन्स मनाना, रूठे हुए को मनाना के लिए परसुएड। एक्सपेक्ट, आशा करना, वार्न। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब पूछे तो वह 2 + V1 रूप में आते हैं। ठीक है। जैसे ही फॉरवर्ड मी टू गो देयर। देखिए, फॉरवर्ड के बाद ऑब्जेक्ट मी आ गया, तो उसके बाद वर्ब का ऑप्शन पूछेगा। यही 4 ऑप्शन रहेंगे। तो इसके साथ आप देखे हैं कि फॉरबिड का दूसरा रूप फॉरवर्ड आया है, ऑब्जेक्ट के बाद 2 + V1 आया। ही इन्वाइटेड अस, इन्वाइट वर्ब भी आपका इसमें है। आप देखेंगे इन्वाइट भी है। इन्वाइट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ब 2 + V1 रूप में होते हैं। तो इन वर्ब्स को आप दिमाग में रखेंगे। नोट में लिखे हैं, इसमें से देखिए चारों लाए हैं, फॉरबिड, अलाउ, परमिट और एडवाइज। ये 4 ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग 2 रूप में हुआ। पहला कि इसके साथ यदि ऑब्जेक्ट आएगा तो वर्ब 2 + V1 आएगा, लेकिन डायरेक्ट इसके बाद वर्ब आता है तब V4 रूप में आएगा। जैसे ही फॉरवर्ड गोइंग देयर, आपका V4 आया। ही अलाउड प्लेइंग हियर, डायरेक्ट वर्ब आ रहा है तो ing लग के आएगा। तो वैसे वर्ब थे आपके फॉरबिड, अलाउ, परमिट और एडवाइज। इसमें से हम लाए थे कि इनका 2 तरह का प्रयोग होता है। ये चारों जो शब्द दिए हैं, फॉरबिड, अलाउ, परमिट और एडवाइज, इसके 2 तरह से प्रयोग किए जाते हैं। पहला, इसके साथ यदि ऑब्जेक्ट आ जाए तब वर्ब, तो 2 + V1, और डायरेक्ट वर्ब आ जाए तो V4। 41 नंबर में आप देखेंगे नीड, वांट, रिक्वायर। जब इसका अर्थ पैसिव होता है, पैसिव अर्थ में इन तीनों का एक ही अर्थ हो जाता है, जरूरत होना। वांट का मतलब भी जरूरत होना, रिक्वायर और नीड इसका भी मतलब जरूरत होना। जब इसका पैसिव अर्थ हो, तो जब पैसिव अर्थ होता है तो इसके बाद V4 का प्रयोग करते हैं। जैसे योर बुक नीड्स या वांट्स या रिक्वायर्स, तीनों का मतलब हुआ जरूरत होना। तो तुम्हारे किताब को क्या जरूरत है? मेंडिंग, मरम्मत किए जाने की। तो किताब तो स्वयं मरम्मत नहीं हो जाएगा, किसी के द्वारा उसको मरम्मत किया जाएगा। तो इस प्रयोग में आप देखेंगे कि यह पैसिव अर्थ रखता है। एक और एग्जाम्पल ले लें, योर फील्ड नीड्स वाटरिंग, तुम्हारे खेत को पटाए जाने की जरूरत है। तो तुम्हारा खेत तो खुद पटेगा नहीं, किसी के द्वारा पटाया जाएगा। इसका मतलब कि इसका पैसिव अर्थ है। तो पैसिव अर्थ रहने पर इन तीनों वर्ब्स के बाद जो आने वाला वर्ब होगा वह चौथा रूप में होगा।
43 नंबर मतलब 42 अगर छोड़े हैं तो इसका मतलब समझे कि उसका रूल हम किसी पार्ट में बता चुके हैं। इमेजिन, अवॉइड, एंजॉय, ड्रेड, पोस्टपोन, एडमिट, ये कैसे वर्ब हैं इसके बारे में विशेष जानकारी हम दे चुके हैं। ये ऐसे वर्ब हैं कि जब एक्टिव वॉइस में वर्ब आएगा तो V4 रूप में और पैसिव में आएगा तो बीइंग प्लस V3 रूप में आएगा। अब इस एग्जाम्पल देखिए, उसने मेरा किताब चुराना स्वीकार किया, मतलब उसने स्वीकार किया कि उसने जो है सो मेरी किताब चुराई है। तो ही एडमिटेड स्टीलिंग माई बुक, डायरेक्ट वर्ब आ रहा है V4 रूप में, इसका मतलब कि यह एक्टिव वॉइस में है। अब देखिए, उसने दंडित किया जाना स्वीकार किया, दंडित किया जाना मतलब किसी के द्वारा, पैसिव अर्थ है। यहाँ तो चुराना तो खुद चुराया है, लेकिन दंडित किया जाना इसका मतलब किसी के द्वारा। तो यहाँ जो वर्ब आ रहा है पैसिव रूप में आ रहा है। उसने दंडित किया जाना स्वीकार किया तो ही एडमिटेड बीइंग पनिश्ड। तो आपको समझ में क्या आया इससे कि जहां पर V4 रूप आ रहा है तो वह एक्टिव में है। अगर पैसिव रूप में लाना होगा तो हमको लिखना पड़ेगा बीइंग प्लस V3 लिखना होगा। तो इसमें आपका ग्रुप ये वर्ब का जो है सो विशेष चर्चा हम कर चुके हैं। अब यही याद रखना है कि इन सभी वर्ब्स के बाद आने वाला वर्ब V4 रूप में आता है तो वह एक्टिव वॉइस में है, V4 रूप में आता ही है तो एक्टिव वॉइस में है। अगर पैसिव रूप में आएगा तो वह बीइंग प्लस V3 रूप में आएगा। 45 मतलब 44 जो क्वेश्चन है आपको उसके बारे में बता दिया गया होगा। आपको पहले जो अपलोड किए हैं उसमें जरूर उसका आंसर होगा, आप देख लेंगे। 45 है कि जब एक कार्य समाप्त हो और दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाए, एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाए तो जो वर्ब में कर धातु लग करके जो वर्ब आता है तो उसके लिए V4 का प्रयोग करते हैं। जैसे सांप देखकर, तो देखिए देखना में कर धातु लगा हुआ है तो सांप देखकर वह तेजी से भागा, तो सीइंग या ऑन सीइंग भी ला सकते हैं। एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम तुरंत शुरू हो तो उस कर धातु वाले वर्ब को V4 या ऑन प्लस V4 दोनों से बना सकते हैं। तो सीइंग भी लिख सकते हैं या ऑन सीइंग ए स्नेक ही रैन क्विकली। ठीक है, तो अब एक ट्रांसलेशन को याद रख लें, इस चीज को याद कर लें कि यदि एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाता है तो उस वर्ब में अगर कर धातु लगा हुआ है, उस वर्ब में कर धातु रहेगा। जैसे था सांप देखकर, मुझे देखकर वह रोने लगा, जैसे मुझे देखा वैसे उसने शुरू कर दिया रोना। तो एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य तुरंत शुरू हो जाए तो उसमें कर धातु को दो तरह से बना सकते हैं, पहला V4 से भी और दूसरा ऑन प्लस V4 से भी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 48 लाए हैं, इसका मतलब 46 और 47 यह बताया जा चुका है। आप क्वेश्चन को देख कर करके, क्वेश्चन अपलोड नहीं किए हैं, क्वेश्चन अपलोड कर देंगे फर्स्ट पार्ट में ही, इसके फर्स्ट पार्ट में ही हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे और तब क्वेश्चन देख कर करके तब आप उसको हल कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। जब वाक्य में दो कार्य हो, जब वाक्य में दो कार्य हो तथा दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो, तब क्रिया के अंत में इस बार देखिए कौन धातु लग रहा है, पर धातु। पर जैसे आने पर, जाने पर, लौटने पर, सूर्यास्त होने पर क्रिया लगा हुआ रहे तो उस पर धातु के लिए एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस V3 और पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करें। आप एग्जाम्पल देखें, मोहन के आने पर, क्रिया आपका है आना, उसके साथ क्या लगा हुआ है, धातु पर, तो यह एक्टिव वॉइस में है। मोहन के आने पर मतलब मोहन खुद आया, मोहन के आने पर उसकी माँ बहुत खुश थी।
अब मोहन के दंडित किए जाने पर, देखिए यहां दंडित किया जाना पैसिव रूप है, किसी के द्वारा दंडित किया गया है। तो मोहन के दंडित किए जाने पर क्रिया आपका दंडित करना हो गया, पर लगा हुआ है, इसमें पैसिव में है। उसकी मां उदास थी। तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाएंगे, दोनों स्ट्रक्चर इसी में दिए हैं। सब्जेक्ट पहले निकाल लेंगे, एक्टिव वॉइस में होगा तो हैविंग प्लस V3, अब पैसिव में होगा तो बीइंग प्लस V3, फिर कॉमा देंगे और दूसरा वाक्य जॉन टेंस में रहेगा, जिस तरह का वाक्य होगा सीधा लिखा जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं, मोहन के आने पर, तो मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, एक्टिव में है के आने पर, तो हैविंग कम, यह वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ। उसकी मां बहुत खुश थी, हिज मदर वाज वेरी हैप्पी। बी में देखें, मोहन के दंडित किए जाने पर, पैसिव में है तो पैसिव में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीइंग प्लस V3, तो मोहन बीइंग पनिश्ड, ये पैसिव में है, वो ये आपका पैसिव में हो गया। हिज मदर वाज सैड, उसकी मां उदास थी। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर था कि क्रिया के अंत में पर धातु लगा हुआ रहे, तब उसको इस ढंग से बनाते हैं। अब आ गया 49 और 50 दोनों के लिए है। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड और आउट के बाद टू प्लस V1 प्रयोग होता है। आप मॉडल में पढ़े होंगे, यूज टू आता है और आउट टू। जैसे ही यूज टू कम हियर, वह यहाँ आया करता था, भूतकाल की आदत बताने के लिए। हिज फादर यूज टू टीच, उसके पिताजी पढ़ाया करते थे, मतलब वर्तमान में अब पढ़ाते नहीं है। और आउट टू का मतलब हो जाता है चाहिए, आउट का मतलब चाहिए, और उससे कर्तव्य का बोध कराता है, नैतिक कर्तव्य बताता है। वी आउट टू हेल्प द पुअर, हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह मेरा नैतिक कर्तव्य है। तो यूज टू का प्रयोग आप पढ़े होंगे, यूज टू का प्रयोग भूतकाल की आदत जो अब वर्तमान में नहीं है उसको बताने के लिए किया जाता है। और आउट का प्रयोग चाहिए के अर्थ में नैतिक कर्तव्य को बताता है। दोनों के साथ टू लग करके ही वर्ब आते हैं, टू प्लस V1 आते हैं। 51 और 52 देखेंगे, वुड प्रेफर दोनों में आया है। इसका दो स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखेंगे। वुड प्रेफर के बाद टू प्लस V1 अगर आता है तो रादर देन के बाद V1 आएगा। सब्जेक्ट के बाद वुड प्रेफर के बाद यदि V4 आता है तो टू के बाद भी V4 आएगा। अब इसको एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आई वुड प्रेफर, मैं पसंद करूंगा, वुड प्रेफर मतलब पसंद करना। आई वुड प्रेफर टू वॉक मतलब मैं टहलना पसंद करूंगा। रादर देन स्विम, तैरने की अपेक्षा। तो रादर देन के बाद आया V1, तो इस रादर देन का मतलब समझिएगा की अपेक्षा, ये स्ट्रक्चर हुआ। अगला देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस वुड प्रेफर के बाद यदि V4 आता है तो टू के बाद भी V4 आएगा। इस टू का मतलब भी वही हुआ, की अपेक्षा, इसका भी सेम वही अर्थ आता है। तो देखिए रादर देन कब आया था, जब इसके पहले टू प्लस V1 था। वुड प्रेफर के बाद यदि टू प्लस V1 आ रहा है तो रादर देन यहाँ पर प्रयोग होगा। और अब याद रखिएगा कि रादर देन के बाद भी वर्ब आएगा तो पहला रूप में आएगा। और दूसरा है, वुड प्रेफर के बाद V4 यदि आ जाता है तो टू के बाद भी V4 आएगा। यहाँ पर V4 जैसे ही आएगा तो यहाँ रादर देन नहीं आएगा, टू आएगा। और टू प्लस V1 आएगा तब रादर देन आएगा। तो रादर देन के बाद भी V1 और टू के बाद V4, इसमें टू के पहले भी V4 रहेगा और टू के बाद भी V4। अब उसी एग्जाम्पल को इसमें ला रहे हैं, आई वुड प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग। तो दो स्ट्रक्चर में से किसी से आपका प्रश्न पूछ सकता है, यह इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड के बाद
नाउन आए तो उसके बाद आने वाला वर्ब टू प्लस V1 होगा, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे आई हैव एन ओल्ड कार टू सेल, हैज हैव हैड के बाद नाउन आता है तो इसका मतलब हैज हैव हैड का मतलब के पास होना या रखना, ये अर्थ होता है। तो आई हैव, आई आपका सब्जेक्ट, आई के अनुसार हैव, एन ओल्ड कार आपका नाउन आ गया, कार है, बेचने के लिए टू सेल, तो टू प्लस V1 टू सेल आ गया। आई हैव ए बुक ऑफ ग्रामर, आई हैव ए बुक ऑफ ग्रामर, मेरे पास एक ग्रामर की किताब है, टू रीड पढ़ने के लिए। नो के बाद V4 आता है, इसको याद रखिएगा। नो के बाद यदि खाली स्थान देता है और उसमें ऑप्शन रखता है, ऑप्शन आपका या तो V1 आए, टू प्लस V1 आए, V3 आए या V4 आए, तो नो के बाद V4 आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आप देखते होंगे लिखा हुआ रहता है नो स्मोकिंग या नो पार्किंग या नो स्पीटिंग हियर, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग हियर, यहाँ धूम्रपान करना मना है। नो पार्किंग हियर, यहाँ गाड़ी लगाना मना है। नो स्पीटिंग हियर, यहाँ थूकना मना है। तो नो के बाद आप देख रहे हैं जो वर्ब आ रहा है आपका वह ING लग करके आ रहा है। 57 में देखेंगे कि इज, आर, एम या वाज, वेयर के बाद वर्ब दो रूप में आ सकता है, या तो V4 रूप में या तो टू प्लस V1 रूप में। जैसे ही इज गोइंग टू प्ले, वह खेलने के लिए जा रहा है, या ही इज टू गो टू प्ले, वह खेलने के लिए जाने वाला है या खेलने के लिए जाने को है। इसका मतलब कि इज, आर, एम या वाज वर रहे तो इसके बाद वर्ब का दोनों फॉर्म आ सकता है, या V4 भी आ सकता है या टू प्लस V1 भी आ सकता है। उसी तरह से हैज हैव हैड के बाद वर्ब का दो ऑप्शन बनता है, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और नहीं तो टू प्लस V1 आएगा। जैसे देखिए ही हैज लर्नड इंग्लिश, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। अब ही हैड लर्नड इंग्लिश, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, तो हैज हैव हैड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आया। एक होता है ही हैज टू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब हो गया उसे अंग्रेजी सीखना है या उसे अंग्रेजी सीखना पड़ता है। अगर हैड आ जाएगा तो उसे अंग्रेजी सीखना था या उसे अंग्रेजी सीखना पड़ता था। तो ये दोनों फॉर्म याद रखेंगे। 2 साल से एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आंसर दोनों दे देता है, तो दोनों दे देता है तो यह तो उसकी गलती है, एक ही आंसर सही पूछना चाहिए। आप याद रखेंगे कि इज, आर, एम या वाज, वेयर के बाद वर्ब V4 रूप में आ सकता है या टू प्लस V1, और हैज हैव हैड के बाद भी खाली स्थान दे तो दोनों ऑप्शन याद रखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है और टू प्लस V1 भी आ सकता है। तो इस तरह से जो है आपका जो पार्टिसिपल इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव और जिरेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है जो आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको आप याद रखेंगे कि यह क्लास 12 के लिए पार्ट 4 था और इसमें 4 फॉर्म में वर्ब ऑप्शन में देता है। तो यदि ये सब जानकारी नहीं रहेगी तो आपको बनाने में बहुत दिक्कत होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके उन प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद करेगा और सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।